और ज्योग्राफी की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। अगले ऑलमोस्ट 1 महीने तक हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। क्या क्या किताबें पढ़ रखी हैं आप लोगों ने? किसी ने पढ़ा है कुछ? हाँ, अच्छा, भी गांव से उठ के ही आए हैं। अच्छा, चलिए, आप किस्मत वाले हैं कि गांव से उठ के यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस बात के लिए खुश हो जाइए। गांव वाले लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं, पता है, और यूपीएससी को स्मार्ट लोगों की जरूरत है। यूपीएससी का अगर एग्जामिनेशन पैटर्न देखें आप, या सिलेबस देखें या रिक्वायरमेंट देखें और क्वेश्चन पेपर देखें, तो सब में एक चीज कॉमन झलकती है कि वो स्मार्ट लोगों को ढूंढ रही है। वो उसको इंटेलिजेंस से ज्यादा मतलब नहीं है। इंटेलिजेंस के साथ स्मार्टनेस है तो एडेड एडवांटेज है, लेकिन स्मार्ट लोग ज्यादा चाहिए। अगर आप पैटर्न देखें, आप जैसे सपोज कीजिए कि सिलेबस देख लीजिए आप। सिलेबस में अब ज्योग्राफी का सिलेबस अगर हम लगाएं तो एक लाइन में खत्म कर दिया वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, विश्व का भौतिक भूगोल। विश्व के भौतिक भूगोल में अगर देखें तो 5 बड़े बड़े एरिया हैं। भूआकृति विज्ञान है, जलवायु विज्ञान है, समुद्र विज्ञान है, जैव विज्ञान है, पर्यावरण विज्ञान है। तो पर्यावरण आप जनरली यूपीएससी में अलग से पढ़ते हैं। तो ये 4 मेजर एरियाज हैं जो ज्योग्राफी में, और एक लाइन में खत्म कर दिया है विश्व का भूगोल। उसी तरह से एक सिलेबस का एक पार्ट है विश्व के संसाधन। उसका विशेष रूप से दक्षिण एशिया में और भारत के संदर्भ में उसकी बात करनी है। अब अगर संसाधन की बात करें सिर्फ, मतलब एक एक लाइन की बात कर रहे हैं, सिलेबस ज्योग्राफी के हैं, फिर ऐसे 8-10 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, फिर ऐसे की तैयारी करनी है, फिर ऑप्शनल की तैयारी करनी है। तो आप देखिए कहां पे स्मार्टनेस की जरूरत है कि अगर विश्व के संसाधन की हम बात करें तो संसाधन कई प्रकार के होते हैं, राइट? जल संसाधन है, वन संसाधन है, खनिज संसाधन है, सो मेनी, मतलब ओशनिक रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे संसाधन के प्रकार हैं। एक खनिज संसाधन के प्रकार को ले लीजिए तो कई प्रकार के खनिज हैं, राइट? अब लौह को ले लीजिए, लोहा को ले लीजिए तो लोहा विश्व स्तर पे वितरण। अब सोच लीजिए कि सिर्फ संसाधन पढ़ने के लिए कितना ज्यादा समय लग जाएगा आपको? लग जाएगा ना? ये संभव है यूपीएससी की तैयारी में करना? नहीं है, फिर भी सिलेबस में मेंशन्ड है। अब इसका तर्क संगत अगर कोरिलेशन करें तो आप जाएंगे प्रश्न देखने के लिए, तो प्रश्न में ये कभी नहीं पूछता है कि लौह अयस्क का वितरण उत्तरी अमेरिका में दर्शाएं, कभी नहीं पूछता है। अब आप अगर लौह अयस्क के वितरण को पढ़ना शुरू कर दीजिए कि अमेरिका में कौन सा है, दक्षिणी अमेरिका में कहाँ कहाँ है, यूरोप में कहाँ कहाँ है, अफ्रीका में कहाँ कहाँ है, भारत में, चीन में, मतलब दक्षिणी एशिया में, पूर्वी एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, तो आप साल भर लग जाएगा इसी को खत्म करते हुए। सिर्फ विश्व के संसाधन खत्म करने में साल भर लग जाएगा। और यूपीएससी आपको पूरा सिलेबस, पूरे सब्जेक्ट को मिला करके साल भर देती है। अलग बात है कि कई बार हम पंचशाला मंसूबा बना के आते हैं, लेकिन एक्चुअल में आपको वो साल भर ही देती है। तो अब इसका तर्क क्या है, क्यों देती है यूपीएससी, क्या चाह रही है यूपीएससी? आप सिलेबस से पहले अगर देख लीजिए तो रिक्वायरमेंट क्या है यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए, सभी को पता होगा। ग्रेजुएशन, कोई भी यूनिवर्सिटी से भारत के, आप संस्कृत विद्यालय से आते हैं, मदरसा से आते हैं, कहीं से एक सर्टिफिकेट चाहिए, कोई मिनिमम प्रतिशत भी रिक्वायर्ड नहीं है। आप अगर लेक्चरर का एग्जाम देने जाइए, जेआरएफ का तो कम से कम 55% होना चाहिए ग्रेजुएशन में। एसएससी का एग्जाम देने, कुछ भी एग्जाम देने जाइए यूपीएससी का छोड़ करके, तो कुछ ना कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसकी। यूपीएससी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब बहुत सारी चीजें दर्शाता है जो आपको तैयारी में, अगर इस चीज को समझ जाते हैं, बेसिक पॉइंट्स को, तो शायद आपको तैयारी बहुत आसान हो जाती है अपेक्षाकृत। आप आईआईटीएन है,
आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। आप हिंदी लिटरेचर ले लीजिए, उर्दू लिटरेचर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो 23-24 ऑप्शन है। कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपका ये बैकग्राउंड होना चाहिए तभी आप इस प्रकार के विषय का चयन कर सकते हैं। आप मदरसा पास आउट हैं, मैथमेटिक्स रख के कीजिए, यूपीएससी को कोई मतलब नहीं है। मतलब इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मात्र एक ये है कि वो नॉलेज वालों को नहीं ढूंढ रही है, उसका नॉलेज से कोई लेना देना नहीं। बच्चे तैयारी के दौरान कहां भागते हैं? नॉलेज के पीछे। सारा का सारा समय आप लगाते हैं नॉलेज के पीछे, जो यूपीएससी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमको इसकी आवश्यकता नहीं है। तो फिर उसको आवश्यकता क्या है? वो क्या ढूंढेगा आपके अंदर? जब मार्क्स देने की बात आएगी तो किस बात पे मार्क्स देगा? क्या नॉलेज पे मार्क्स देगा? वो नहीं देगा। जो कॉलेज में आमतौर पे या दूसरे एग्जामिनेशन में आमतौर पे बच्चे लिखते हैं वो नॉलेज आधारित होता है, वो नॉलेज ही रिप्रोड्यूस होता है। जबकि आप अगर रिप्रोड्यूस करके आएंगे तो कभी भी 40% 30% मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। कई बार देखेंगे कि आपकी तैयारी पूर्ण नहीं है। यूपीएससी की तैयारी 25 साल भी अगर लगातार तैयारी करते रहें तो आपकी पूर्ण नहीं होगी। कुछ प्रश्न हमेशा ऐसे दिए जाएंगे आपको कि आपको हवा भी नहीं लगेगी उसकी, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो। हवा नहीं लगने का मतलब यह है कि यदि आप सीधे सीधे रूप में देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, इतनी सारी बुक पढ़ गए पॉलिटी की लेकिन ये शब्द तो हमने सुना ही नहीं, या इस प्रकार से हमने देखा ही नहीं कोई बुक में। इसका मतलब है कि वो आपको कुछ कुछ चेक करता रहता है, जिसको हम प्रशासनिक क्षमता कहते हैं। प्रशासनिक क्षमता के कई सारे लाइंस होते हैं, उनको सामूहिक रूप से फिर प्रशासनिक क्षमता को आपके दर्शाता है कि प्रशासनिक क्षमता है कि नहीं। इस प्रकार के प्रश्न जो पूछे जाते हैं, जो कहीं से भी आउट ऑफ ब्लू पूछ देता है, इसका अर्थ हुआ कि आपकी ऑन द स्पॉट डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ढूंढ रहा है, वो चेक करना चाह रहा है। आप जब आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, तो कई बार ऐसी स्थिति होगी कि आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा, जिसमें शायद अपने कोई किताब से मतलब हो, ना ही कोई समाज से मतलब हो। कई बार आप लोगों को बेवकूफ बना करके आप उसको संभालेंगे सिचुएशन को। सपोज कीजिए कि आपने एक जगह आईपीएस पोस्टेड है, आप हो सकता है उस एरिया के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो। आप उत्तर पूर्वी राज्य के किसी नागालैंड में आप आईपीएस पोस्टेड हैं, आप यूपी या बिहार या इससे उत्तराखंड या राजस्थान से आते हैं, आप नागालैंड में पोस्टेड हो गए। नागालैंड का कोई भी जानकारी आपको नहीं होगी, बस एटलस में देखा होगा कि हाँ नागालैंड हमारे यहाँ एक राज्य है, उससे ज्यादा जानकारी नहीं होगी। आपका कांस्टेबल आपसे 10 टाइम्स नॉलेज ज्यादा रखता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपका डीएसपी आपसे 20 टाइम्स नॉलेज ज्यादा रखता होगा। आपके क्षेत्र में कांस्टेबल को हर एक आदमी का पता है कि कौन कितना बदतमीज है, कौन कितना घटिया है, कौन कब चोरी कर सकता है, कौन कब डकैती कर सकता है, सबका पता है उसको। आपको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन जब भी डिसीजन लेने की बात आएगी वो हमेशा आप पे निर्भर करेगा। वो इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि आपके अंदर जब आप लिखेंगे या प्रीलिम्स के प्रश्न में आपसे क्या ढूंढा जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट, आप जैसे आईएएस की बात करें तो एज ए क्लर्क आपको दुनिया का कोई इंफॉर्मेशन चाहिए। एज ए डीएम आप अपने कलर को बोलिए कि मुझे शाम तक ये वाला सारा रिपोर्ट चाहिए, हमारे क्षेत्र के पूरे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने टीचर हैं, कहां पे क्या अटेंडेंस है, हमको शाम तक मेरे टेबल पे चाहिए, वो आपको दे देगा। तो नॉलेज किसके पास होना चाहिए? क्लर्क के पास होना चाहिए। एसएससी का जब एग्जाम देने चाहते हैं तो आपको नॉलेज चाहिए। यूपीएससी का जब एग्जाम देने चाहते हैं तो नॉलेज बेसिक चीज है, उसके ऊपर से शुरुआत होती है यूपीएससी की तैयारी। जब आप क्लरिकल काम खत्म कर लेते हैं तब आप जाके आईएएस बनने की तैयारी करते हैं। समस्या ये होती है कि ज्यादातर बच्चे जो हैं वो क्लरिकल काम में ही लगे रहते हैं। अच्छा विजन का नोट्स खत्म हो गया, क्लास नोट्स खत्म हो गया, अच्छा आप देखते हैं अरे यार तुम कहाँ से पढ़ रहे हो, तो हम दृष्टि का लिए हुए हैं, हम वाजीराम का लिए हुए, अच्छा वो वाली बुक बड़ी अच्छी आई है। मतलब आप नॉलेज के पीछे भागते रहते हैं। बेसिक गलती वहीं पे होती है, ध्यान रखिएगा। जबकि आप ऑलरेडी बहुत कुछ जान रहे होते हैं,
फिर भी आप अपने देखी हुई चीजों पे, अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा नहीं करते आप, और आपका उत्तर कहीं से और आता है जहां किसी ने बता दिया होगा, या कोई हवा बह गई उसमें आप भी बह गए। आप वैसा नहीं कर सकते हैं। आप इंटेलेक्चुअल्स हो, आप सिर्फ पढ़े लिखे नहीं हो। आप पढ़े लिखों के ग्रुप में भी एक स्थान रखते हो जो यूपीएससी का सोच सकता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हर ग्रेजुएट यूपीएससी का नहीं सोच पाता है, राइट? बहुत सारी चीजें होती हैं, खुद के अंदर दिखती होंगी, लोगों को आपके अंदर दिखती होंगी, आपके माँ बाप को दिखती होंगी, तब जाके वो बोलते होंगे ठीक है बेटा या बेटी, चलो यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो तुम। तो यानी कि वो जब आप सोचते हैं कि हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे, वही आपके स्तर को एक लेवल पे ले जाता है, जो हमारे यहां अगर बात करें तो टॉप 3% ब्रेन में आता है। माइंड इट, जो सोचता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। भारत के टॉप 3% ब्रेन में वो बच्चा आता है जो यूपीएससी की तैयारी करने के फील्ड में कूद जाता है। जो प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाता है वो 1.5% ब्रेन में आता है, टॉप 1.5%। यानी कि आपसे अपेक्षा भी क्या होगी, उसी तरह की होगी। अगर हम किसी 8वीं क्लास के बच्चे को अभी बुलाएं और हम उससे पूछें कि बराक ओबामा जो पॉलिसी लिया था बेटा, वो ट्रंप से कितना डिफरेंट है, वो क्या हो जाएगा, मम हो जाएगा। गलती उसकी है या मेरी है? गलती मेरी है ना भाई, कि हम 8वीं क्लास के बच्चे से यूएस की फॉरेन पॉलिसी पूछ रहे हैं। तो अपेक्षा भी उसी अनुसार होती है। जब आप टॉप ब्रेन होते हैं तो आपसे उम्मीदें भी उसी तरह की होती हैं। कई बार जैसे आपने कहा ना कि हम गांव से अभी जस्ट उठ के आए हैं, हम अभी साबित कर देंगे कि 60% जो रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की वो आप ऑलरेडी जानते हैं। समस्या है कि हम उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि जब तक बुक नहीं पढ़ेंगे, जब तक नोट्स नहीं पढ़ेंगे, हम अपने दिमाग को समझाएंगे ही नहीं कि हमको जानकारी है। हम कितनी सारे एग्जाम्पल, अभी क्वेश्चन ले आइए आप यूपीएससी का, आप कम से कम 100 में से 30 क्वेश्चन डेफिनेटली सही सही कर देंगे, और पूरे साल भर तैयारी कीजिए, आप 40 क्वेश्चन कर पाएंगे बस। डेफिनेटली की हम बात कर दे, जब तर्क पे जाएंगे, जब उसके ऊपर दिमाग लगाएंगे, तब आप सिलेक्शन वाले फील्ड में जाएंगे, और वो हमेशा वही करना पड़ेगा, चाहे आप कितनी बार पढ़ लीजिए। आप 30 क्वेश्चन आप अभी भी कर सकते हैं। साल भर अगर बुक पढ़ करके आप जाते हैं तो 40 क्वेश्चन कर पाएंगे, उससे एक क्वेश्चन बढ़ेंगे नहीं आप, चाहे किसी भी साल के आप क्वेश्चन उठा लीजिए। 50 जाने के लिए वो 10-15 क्वेश्चन, जो 50-55 जाने के लिए, वो आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली 10वीं क्लास का बच्चा आपको 25 से 30 क्वेश्चन कर देगा यूपीएससी का। इस चीज को समझने की आवश्यकता है। जो उस 15 क्वेश्चन की मार है, वहीं पे आपकी प्रशासनिक क्षमता की जांच भी है। जो मेंस में मार है, वो आपके प्रशासनिक क्षमता की जांच है। जो प्रशासनिक क्षमता बुक के बियॉन्ड शुरू होती है, जब आप बुक खत्म कर लेते हैं तो उसके बाहर शुरू होती है। कौन से गांव से आते हो? बनारस। बनारस कब से गांव हो गया है? कल्चरल सिटी ऑफ इंडिया है। लीजिए आप, बनारस हमारे यहाँ का फेमस सिटी है। अगर तुम गांव से आते हो तो बिहार के वो जो मतलब सब डिवीजन के एक छोटे से 3 नदी पार करके जो आता होगा बच्चा, वो कहां से आता है फिर? राइट। तो वो चीज जैसे हिंदी माध्यम के बच्चों में आमतौर पे देखेंगे, कई बार आप अगर रिजल्ट्स को देखें तो बहुत ही पुअर है। कारण क्या है? ढेर सारे वो क्यों करते हैं? मतलब समस्या वहीं पे है कि वो क्यों करते हैं। कॉन्फिडेंस की कमी है। कॉन्फिडेंस की कमी का कारण हिंदी बोलते हम। हाँ, सच्चाई है कि हमको इंग्लिश नहीं आती है, वहीं पे आप मार खाए हुए हैं। अगर कॉन्फिडेंस का वो कारण है तो इंग्लिश सीख लीजिए। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज ही तो है। और यकीन मानिए 3 महीना से ज्यादा नहीं लगेगा। हम ये नहीं कहते कि आप इंग्लिश मीडियम ले लीजिए, लेकिन आपको इंग्लिश सीखना चाहिए। डे 1 से सीखना चाहिए। आधा घंटा आप डेली लगाइए,
3 महीने में आप इतना जरूर हो जाएंगे, कोई आपको ये नहीं कह सकता है कि तुम हिंदी भाषी हो और इंग्लिश बिल्कुल नहीं जानते हो। और आपको जब यूपीएससी फील्ड में है तो आपको पक्का सीखना चाहिए। आप केरला में पोस्टेड हो गए, यकीन मानिए आपको आधा बंदा जो है खुदकुशी करने के लिए सोच लेगा, क्योंकि आपका क्लर्क अंग्रेजी में आपसे बात करेगा, मलयालम से आप बात कर नहीं कर सकता है, मलयालम आप समझेंगे नहीं, हिंदी वो नहीं समझेगा। वो जब अंग्रेजी फाए फाए बोलेगा, आप आईएएस बन करके उसको समझ नहीं पा रहा है, यस आई एम गोइंग एंड रुक जाओ, तो कैसा लगेगा आपको बताइए एज ए डीएम। तो हम जब आप सोचते हैं तो केवल ये मत सोचिए कि हम दुनिया को दिखाने के लिए या मोहल्ले वालों को दिखाने के लिए या दहेज का थोड़ा रकम बढ़ाने के लिए हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ सोचिए, और क्वालिफाई करने के बाद भी सोचिए। इंग्लिश एक अभिन्न अंग है भारत का, इसको कोई नहीं मिटा सकता है। इसलिए नहीं मिटा सकता है कि कोई भी एक हमारे देश की जो भाषा है वो पूरे भारत में नहीं बोली जाती है, तो एक ही सहारा बनता है। हम लोग, मेरा एक रूममेट था, हम लोग 2 साल साथ में रहे थे, हम लोग बार बार बात करते थे कि देयर आर 23 लैंग्वेजेस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी कांट यूज इवन अ सिंगल लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। हम लोग सिर्फ एक ही सहारा था, इंग्लिश में एक दूसरे से बात करते थे। ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत बार आएंगे। आपकी एक बड़ी मीटिंग होगी एज एन आईएएस, हर बंदा फाए फाए अंग्रेजी में बोल रहा होगा। आप देखिए, आप इंग्लिश बोलना जानते हैं, उसके बाद हिंदी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंग्लिश आप समझ लेते हैं, उसके बाद हिंदी बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आपके वहां पे ईगो को ठेस पहुंचेगी। इसलिए जरूरी है, सीखिए, क्या प्रॉब्लम है। इतने भी डम्ब तो नहीं होगे, जब यूपीएससी के फील्ड में आएगा तो बहुत कुछ जानते ही होगे ऑलरेडी। थोड़ा थोड़ा सीख लीजिए, कुछ तरीका अपनाइए, किसी से भी पूछिए। हम 3 महीने की गारंटी लेते हैं कि इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। 1 घंटे सिर्फ डेली टाइम दो, डिवोटेड होके 10 वर्ड डेली नया सीखो, और कुछ भी शुरू करो। किचन में अगर बैठ खड़े हुए तो आई एम कंस्ट्रक्टिंग बिल्डिंग ए वेजिटेशन, वेजिटेबल्स, कुछ भी शुरू करो। ए मोटरसाइकिल इज दौड़िंग ऑन द रोड, स्टार्ट करो। हम प्रॉब्लम है कि इस एज में आकर के, जिस एज में आप लोग हो, हम परफेक्शन चाहते हैं डे 1 से, कभी नहीं आएगा। उस प्रक्रम से आपको गुजरना पड़ेगा, उस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा जो आपको बचपन में मिस कर गए हैं। 3 महीने काफी है। एक तो वो चीज हुई। कॉन्फिडेंस की वजह इंग्लिश नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी की वजह बेसिकली अपब्रिंगिंग होती है हमारी। इतना बाप मां से पिटाई खा के आए होते हैं कि हर चीज पे ऐसा लगता है कि दुनिया में सबसे नाकारा बेटा हम ही पैदा लिए हैं। नहीं, और खास करके अगर बागबान मूवी माँ बाप के साथ देख लिए हैं तो हर बार माँ बाप हमारी तरफ ही देखता है कि अच्छा है ना, वो कारण है। अब आप मैच्योर हो चुके हैं, उस कारण से उबारिए अपने आप को। कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब आपकी तार्किक क्षमता को आपका विकास कीजिएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाए। पढ़ के कभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ ली, एक सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछ दिया, आपको हवा भी नहीं लगा, उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित है, आपको हवा नहीं लगा, आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाए? माय गॉड, सारा चीज पढ़ लिए, ये वाला चीज पढ़े थे। जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो वो चीज आएगी, क्योंकि आपने सोचा नहीं, आप एकदम उसकी झूरी के बैल की तरह सीधा सीधा पढ़ाई की। आप किताबें पढ़ी, आपने उसमें तर्क संगत डिविएशंस नहीं दिए, डायरेक्शंस नहीं दिए, तो क्या होगा? आपको अगर थोड़ा सा ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछ दिया गया तो आप फेल हो गए। और किसी बंदे ने अगर एक्सप्लेन किया कि ये तो एनसीईआरटी का यही वाला कॉन्सेप्ट, तो आप अपने दिमाग पे ही क्वेश्चन डालना, मार्क डाल देते हैं कि हाँ, क्या हमारे अंदर क्षमता है, और वहीं से कॉन्फिडेंस कम होता है। वहीं से आप खुद के लिए कॉन्फिडेंस कम करना शुरू कर देते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जो बंदा पूछ रहा है और आपके अंदर केवल मात्र अंतर ये है कि उसने बुक से ऊपर सोचा और अपने बुक तक ही सीमित रखा अपने आप को। पूछता है कि हरित क्रांति प्रदेश में लिंग अनुपात इतना कम क्यों है? पूरी दुनिया की बुक उठा लीजिए, आपको उस क्वेश्चन को पूछने से पहले की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी बुक में इसका उत्तर नहीं मिलेगा। मतलब क्या है? आपको पता है कि हरित क्रांति क्या है, आपको पता है कि लिंग अनुपात जब पढ़ेंगे, ये पॉपुलेशन ज्योग्राफी का पार्ट है, ये कृषि का भाग है, दोनों को इसने जोड़ दिया, आप फट गए। क्योंकि आपने हरित क्रांति अलग पढ़ी है लंबवत दिशा में, आपने लिंग अनुपात लंबवत दिशा में पढ़ा, दोनों को कोरिलेट करना सीखा ही नहीं। तो आपका दिमाग क्रैक कर गया, खुद पे सवालिया निशान उठाना शुरू कर दिया आपने, क्या हम वर्दी ही नहीं है,
हम किसी लायक नहीं हैं, फालतू के यूपीएससी में आ गए, अपने आप को कोसना शुरू कर दिया। जो आप कभी आपके ऊपर भरोसा करते थे उनको भी देखते हैं तो लगता है कि वो पूछ रहा है कि आईना मुझसे मेरी पहली सी सूरत मांगे, तुमको तो मैंने क्या समझाया यार, तुम क्या निकले। वहां से गिरावट आती है। तो उस कमी को भरना है। और यकीन मानिए हिंदी भाषी से स्मार्ट इंग्लिश वाला नहीं होता है। हम दोनों को जानते हैं अच्छी तरह से, एक ब्रिज हैं हम उस कंटेक्स्ट में। स्मार्ट नहीं होता है। समस्या ये होती है कि जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो कलेजा में बहुत सारे चू 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 होने लगता है और आप लो पड़ जाते हैं। उसको निकालना है। उसको निकालेंगे तभी जब आप अपनी तार्किक शक्ति का विकास करेंगे। और तार्किक शक्ति का विकास किसी इमेज से नहीं होता है। हम क्या करते हैं कि इमेज बनाए हुए रहते हैं दिमाग में, उस इमेज से हम बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। उस इमेज में जो फिट करता है, यस राइट, उस इमेज में जहां फिट कर, नहीं 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 ये इसका भाग नहीं, ये तो अलग है। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। सपोज कीजिए कि कौन कौन बिहार से हो? क्वाइट गुड नंबर। बिहार वाले शांत रहना। जो बिहार से नहीं हो, आपका बिहारी के बारे में क्या इंप्रेशन है? सब मुस्कुरा दिए, राइट? कारण क्या है? क्यों मुस्कुराए? फील फ्री, तब भी कुछ तो वजह होगी। गुजराती के बारे में क्या इंप्रेशन है? नहीं मुस्कुराओगे? कोई नहीं, नहीं मुस्कुराओगे ना, सीरियस बात करोगे। बिहारी में मुस्कुरा दिए, क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज बना हुआ है बिहार का, और वो बिहार का जो इमेज है वो आपको स्माइल देता है। बिहार का हा खत्म, मतलब सब कुछ कह दिया आपने। हैदराबाद में हम लेक्चर क्लास ले रहे थे, तो जब बात चली बिहार पे, बहुत सारी बात चली, तो उसने कहा कि सर आप लगते नहीं हैं बिहार से। अब देखो ये एक सेंटेंस नहीं है, एक चाय वाले के लिए एक सेंटेंस हो सकता था, मेरे लिए एक जुमला नहीं है ये। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बात क्या है? वो मुझे गाली दे रहा है, जबकि कितनी अच्छी बात बोला है वो बच्चा। वो अपने हिसाब से उसने नहीं समझा है उस चीज को। उसने कहा कि सर आप बिहार से नहीं लगते हैं। वो जिंदगी में बिहार कभी नहीं आया था। मैंने उससे पूछा भी, कभी नहीं आया था। बिहार के बारे में उसका क्या इंप्रेशन है? इसका मतलब है कि कोई भी सिविलाइज्ड आदमी जो ढंग का कपड़ा पहना हुआ है, जो थोड़ी मोड़ी इंग्लिश बोल लेता है, इसका मतलब है बिहार से। यानी कि बिहार क्या है? अनसिविलाइज्ड। वो एक गाली है, क्योंकि उसके दिमाग में बिहार का एक इमेज फिट है। बिहारी इसका मतलब रिक्शा चलाने वाला, मजदूर, अनसिविलाइज्ड, गंदा, फिल्दी एंड ऑल। हम उसके इमेज में फिट नहीं कर रहे थे, तो उसने हमको कहा कि आप बिहारी नहीं लगते हैं सर। जबकि वो बंदा कभी बिहार नहीं गया। उसका ये क्या है? ये एक स्ट्रक्चर्ड ओपिनियन बोलते हैं हम। आप बिहार से बाहर चले जाएं तो आप पंजाबी का एक इमेज है, पंजाबी में भी हंस देंगे आप, लेकिन एक कारण दूसरा है। जोक्स सरदार से एसोसिएटेड होता है एंड ऑल दैट। जब आप इंडिया से बाहर चले जाएंगे तो बोले कहां के हैं, तो भारतीय हैं, तो भी लोग हंसेगा। ध्यान दीजिए आप, चूंकि इंडिया का एक इमेज है बाहर में जो कि बहुत अच्छा नहीं है। जबकि ऐसी बात नहीं है, हम लोग ठीक ठाक, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं किए हों, डिजायर्ड पेस पे नहीं किए हों, लेकिन हम ठीक ठाक लेवल पे, आज के वर्ल्ड के लेवल पे, फिर भी हम पे हंसेगा, क्योंकि वो आज भी 1950 को और 1930 को याद करके इंडिया को सोचता है। जो उसके बाप दादा ने उसको इंडिया के बारे में बताया है, आज भी उससे वो बाहर नहीं निकलना चाहता है। समझ रहे हैं इस बात को? वो इंटेलेक्चुअल्स नहीं कर सकता, ये ध्यान दीजिए। ब्रेकर ऑफ इमेज पहला क्राइटेरिया है प्रशासनिक क्षमता का, कि आपको इमेज को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके आपकी तार्किक शक्ति आएगी। जब आपने दिमाग को बंद कर रखा है तो कुछ घुसेगा ही नहीं उसमें। दिमाग को खोलना पहला क्राइटेरिया है आपको कॉन्फिडेंस आने के लिए। अगर आपको कोई कहता है कि तुम हिंदी भाषी छी, तो उसमें शर्माना नहीं है, उसमें घबराना नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है। उसमें सिर्फ इतना सोचना है कि यस दैट्स योर ओपिनियन, ये तुम्हारी सोच है, मेरी नहीं, मैं छी के लायक नहीं हूं।
ठीक है, अब उसमें एक ईगो में लेके, फ्रस्ट्रेशन में लेके मारपीट, गाली गलौज भी हो सकता है, एक हो सकता है थैंक्स, तुमने सही कहा है, क्योंकि यही इमेज है हमारे देश में हिंदी भाषी का। अब ये तुम पे लानत है, मुझ पे नहीं। ठीक है, या तो कहो या अपने अंदर सोच लो इस बात को। ये सच्चाई है ना भाई, कि हिंदी अगर देखा जाए तो हिंदी भाषा के लिए इतना सारा हंगामा हो रहा है, इतने सारे गवर्नमेंट वाले सब नौटंकी करते हैं हिंदी के लिए, उनका खुद का बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, राइट? लेकिन क्या है, इमेज क्या है, हिंदी भाषी अगर हैं आप तो आप अनसिविलाइज्ड हैं, ऐसा सत्य तो नहीं है ना। किसी को जनरलाइज करके आप सत्यता नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर हम हिंदी भाषी हैं, हम बिहारी हैं, और कोई अगर बिहारी को ये बोलता है, हमको ये बोला कि आप बिहारी नहीं लगते, हम खुश हो जाएं, दो ऑप्शन है मेरे पास, हम खुश हो जाएं या फिर हम उसको बोलें कि नहीं ये तुम्हारा ओपिनियन है और तुम्हारा ओपिनियन गलत है। बिहारी हम जैसे ही होते हैं। जिस तरह से तुम्हारे यहां आंध्र प्रदेश में रिक्शा वाला भी है, गुंडा भी है, पॉकेटमार भी है, मर्डरर भी है, और सिविलाइज्ड लोग भी हैं, और बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ एक सामूहिक रूप से जो समाज बनता है उसमें हर प्रकार के लोग पाए जाते हैं। हमको ये कह सकते हो कि हाँ ठीक है, बिहार को रिप्रेजेंट करने वाले एक पढ़े लिखे ग्रुप में से आप दिखते हैं, हम खुश होंगे। लेकिन ये कहना कि मैं बिहारी हूं नहीं, इसका मतलब है कि मेरे जैसा दूसरा आदमी बिहार में तुम नहीं उम्मीद करते हो, जो कि गलत होगा। तो गलत कौन है, मैं या तुम? तो कॉन्फिडेंस किसको लो करना चाहिए, तुमको या मुझे? ये सवाल उठाना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस सही रहेगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम ब्लंट हो जाएं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिहार को ऐसा कहने की। वो फिर इंटेलेक्चुअल का दायरा नहीं है, फिर आप सड़क छाप की तरह बिहेव कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहां पे आप यूपीएससी का प्राइमरी फेज जो होना चाहिए, जो प्राथमिक स्तर हो, जो सबसे निचले स्तर पे जहां से आपको आरंभ करना चाहिए, वो ये है। हम उसी को मिस कर जाते हैं और हम ऊपर ऊपर से चलना शुरू करते हैं। एनसीईआरटी खत्म कर लिया, अपने आप को तोप समझने लगे, जरा सा क्वेश्चन ट्विस्ट हो गया, फटाक से पटाखा बन गए। तो जो इस मतलब विकृति और एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये नहीं आना चाहिए। ये छिछले पर्सनालिटी की निशानी है, जो आपको शोभा नहीं देता है, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, राइट? हरित क्रांति प्रदेश कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से। कौन कौन लोग पंजाब हरियाणा से हैं? आपको शर्म आती है? हरियाणा के, पंजाब के? शर्म आती है हरियाणा का होने का? क्यों नहीं आती है? आपके आज की देश में राज्य में सबसे अधिक रेप हुआ है, अगर पूरे 6 महीने का रिकॉर्ड देख लीजिए तो शर्म नहीं आती? हमसे एक सवाल पूछा गया था इंटरव्यू में कि आर यू अशेम्ड ऑफ बीइंग ए बिहारी? बिहार इज, उसके पीछे 3-4 लाइन बोला था उन्होंने कि बिहार हैज बिकम अ बर्डन द जीडीपी ऑफ द नेशन, इट शुड बी डिस्कार्डेड एंड लेफ्ट अवे एज अ सेपरेट कंट्री फॉर सो मेनी रीजंस। उन्होंने बताया कि किडनैपिंग होता है, ये होता है, वो होता है, इतने सारे मर्डर्स होते हैं एंड ऑल दैट। आर यू अशेम्ड ऑफ बीइंग ए बिहारी? मैं वैसे पूछ रहा हूँ, आर यू अशेम्ड ऑफ बीइंग ए हरियाणवी? तो मैंने एक सवाल पूछा, उसके बाद उसका क्या जवाब? हाँ, नहीं, जवाब तो देना पड़ेगा ना। मैंने पूछा कि आपका राज्य आज की डेट में, उसको हम बलात्कार राज्य कह सकते हैं, या आपके यहां जो लिंग अनुपात है निम्नतम स्तर पे है? तो कुछ शर्म आती है इस बात को सोच के? नहीं आती? मतलब बुराई भी है तो ठीक है, वो इमोशनल एस्पेक्ट हो गया। हम इंटेलेक्चुअल्स इमोशनल एस्पेक्ट्स पे बात नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखिए। अपनी कमी को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, उसको दूर करने की हम क्षमता का विकास नहीं कर पाएंगे। ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको ज्योग्राफी नहीं आती है, फिर भी आप सोचते हैं कि नहीं ज्योग्राफी में हम परिपूर्ण हैं, तो आपको कभी उसका नॉलेज का विकास नहीं होगा। यस, कम। ठीक है,
खाप पंचायत, भाई का अपनी बहन को 20 टुकड़ों में काट देना, तो समाज तो शर्मिंदगी वाली बात है ना भाई। सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती उठाया, आपको हम बोल रहे हैं क्लास में सही से बैठो, तो इसका मतलब तुम सही से नहीं बैठ रही थी ना, तो तुमको और की बनिस्बत डांट पड़ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डांट है ना, वो अच्छी बात थोड़ी है। लो हो गई, ब्यूटीफुल, हाँ ये सही है, कम हुआ है। नहीं, आप डिफेंड कर रहे हो, आप अनडिफेंडेबल को डिफेंड कर रहे हो, वो इंटेलेक्चुअल्स नहीं कर सकता। मैं आता हूं उस पे कि कहां पे हम गलती कर रहे हैं। अब तुम आ रहे हो सही कारण पे, अब इंटेलेक्चुअल की तरफ, पहले हरियाणवी की तरफ बात कर रहे थे। देखो, इंटेलेक्चुअल किसी जगह को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है, किसी क्षेत्र का नहीं हो सकता है, ये जान लीजिए, किसी समाज का नहीं हो सकता, किसी धर्म का नहीं हो सकता है, अगर बात न्यूट्रल की हो तो। अगर जैसे मान लिया कि अगर सपोज कीजिए कि हमसे कोई पूछे, जैसे हमसे एक इंटरव्यू में एक सवाल पूछा था जो मैं अक्सर बोलता हूं क्लासेस में भी, वह इनफैक्ट मैं शुरुआत ही उसी से करता हूं, जो आपकी तार्किक क्षमता का एक बहुत बड़ा पहचान है। सोच समझ के बात करना, सोच समझ के जवाब देना, लेकिन जो दिमाग में आए, जो दिल में आए, फ्रीली बात करना। क्वेश्चन था कि इन जनरल मुस्लिम्स इन इंडिया हैव मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट्स, इफ यस व्हाट आर द रीजंस। सामान्य तौर पे भारत में मुसलमानों की ज्यादा बच्चे होते हैं, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इसका कारण बताएं। आप लोग सब बताइए, जिसको जो लगता। हाँ, शिक्षा में पिछड़ापन है, सामाजिक कारण है। खोल के माइनॉरिटी सिंड्रोम कह सकते हैं। चलिए और बताइए। हाँ, नहीं, आप ये बात नहीं कर सकते ये आप कभी भी इंटरव्यूअर का इंटरव्यू नहीं ले सकते हैं। मैं आपको 25 तरह से बता सकता हूं कि मेरा क्वेश्चन तार्किक है, तथ्यात्मक है और उसमें वजन है। अपर क्लास, ठीक है, ठीक है, सही बात का, लेकिन क्वेश्चन तो मेरा था, आपको जवाब ऐसे ही देना चाहिए कि मुस्लिम और इससे कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, सिक्स में है, क्रिश्चियंस में है, कुछ में, सब में है, कि वो उसका किसका, वही से नहीं बताया, सामाजिक और आर्थिक, कुछ और किसी को लगता हो। सॉरी, चार बीवियां वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। अल्लाह की देन है, मुस्लिम मानते हैं, और हिंदू क्या मानते हैं, पड़ोसी की देन है। हाँ, ठीक है, ठीक है। लिटरेसी, हाँ,
लोअर सेक्शन वाले होते हैं, ठीक है। एग्जैक्टली चार बीवी को तुम भी मानते हो कारण कि एक आक दो। हाँ ये हुआ इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स। यकीन मानो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हिंदी माध्यम के लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं। इंग्लिश मीडियम में सबसे पहला बोलेगा चार बीवी। अगर तुमसे मैं पूछूं कितनी मुस्लिम फैमिली को जानते हो, कुछ तो जानते होगे, कम ही कुछ तो जानते होगे ना। आज जान गए ना शमीम अनवर को भी, ठीक है, कुछ तो जानते हो। एक को भी बताओ जिसकी चार बीवियां। नहीं, तुम सिर्फ अपने तर्क को साबित करने के लिए बोल रहे हो। नहीं होगा चार बीवी एक आदमी को जिन मिल ली। यार एक बीवी जिंदगी जहन्नम कर देते हैं। तुम लोग बताओ कितने मुस्लिम फैमिली को जानते हो, किसी को बताओ तो चार बीवियां हो, तीन बीवियां हो, तो कितने लोगों को चार बीवियां हैं? किसी का नहीं है। हरियाणा हो सकता है फिर एक्सेप्शन हो। हरियाणा में चूंकि लड़कियां बहुत ज्यादा हैं, शायद हरियाणा में लिंग अनुपात कम है, वो हिंदूज में भी कम है, मुस्लिम्स में भी कम है। तो वह कहां से उसको एक बीवी नहीं मिलती होगी, चार बीवी कहां से लाएगा वो? एक बीवी के लिए तो आप लोग बंगाल जाते हो, उड़ीसा से मंगवाते हो लड़कियां। हरियाणा में काफी है ये क्रम। और एक बीवी जब कुछ दिनों एक साथ रहती है 10 साल, फिर वो दूसरे घर में चली जाती है। तो ये तो ट्रेड ऑफ होता है। यहाँ पे हम वही बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की, तो आप कंपेयर कीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस से देखिए कि सराउंडिंग्स में क्या है। सलमान खान को याद कीजिए। नहीं, फिर अगेन आप अदराइजेशन कर रहे हैं। जिस तरह से हमको बिहारी नहीं समझा जा रहा है, उसी तरह से आप सलमान खान को या अब्दुल कलाम को आप मुसलमान नहीं समझेंगे, क्योंकि आपके दिमाग के इमेज में वो फिट नहीं कर रहा है। समझ रहे हैं? तो जैसे हमको बिहारी नहीं समझा जा रहा है, वैसे उसको मुसलमान नहीं समझा जा रहा है। क्योंकि नहीं नहीं नहीं, वो तो अलग है। क्योंकि आपका इमेज है वो वाला, कितनी बड़ी दाढ़ी और उस टोपी वाला जो है वही मुसलमान होता है। प्रॉब्लम वहां पे है। जब हम इंटेलेक्ट वाली बात करते हैं, जब हम इंटेलेक्चुअल स्तर पे बात करते हैं, तो हमारा डिस्कोर्स चाय ढाबा के डिस्कोर्स से बहुत ऊपर उठता है और हम वहां जाके बात करते हैं। और जब हम तार्किक से, मतलब अगर रीजनिंग लगा के देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति किसी भी सोसाइटी का, किसी भी क्षेत्र का सबसे बड़ा कारण है ज्यादा बच्चा होने का। उसको कहीं से कोई दूसरे नंबर पे या धर्म का कोई नहीं काम आता है। धर्म हम पे क्यों नहीं लागू होता है, ये बताइए आप। हम भी उतने ही धार्मिक है जितना एक दाढ़ी टोपी वाला मुल्ला होगा शायद। हम भी उतने ही धार्मिक है, हम भी अपने आप को मुसलमान समझते हैं, हम भी फ्राइडे प्रेयर्स जाते हैं, ठीक है, 5 टाइम नहीं जाते हैं, हम भी ईद मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, सब कुछ। हमारे अंदर अंतर क्या है कि कुछ लोग केवल ईद मनाते होंगे, हम ईद के साथ दिवाली भी मनाते हैं। हम होली में हम तिलक भी लगाते हैं। हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो मुल्ला क्या सोचता है, क्या हमारे अंदर क्या परिवर्तन है, क्यों परिवर्तन है। क्योंकि हमारा सामाजिक और आर्थिक स्तर इतना उठ गया है कि हमको मुल्ला की गारंटी की जरूरत नहीं है। समस्या यहां पे है, इस चीज को समझिए आप। उसका भी, चाहे मुल्ला हो या पंडित जी हो, दोनों धर्म की आड़ में अपना अर्थव्यवस्था चलाते हैं। एक बिजनेस है बस, और कुछ नहीं है। वो कई सारे डिस्कोर्स में हमारे साथ आएंगे इस तरह की बात, जब सामाजिक स्पेशली मानव भूगोल की बात करेंगे हम। तो वहां पे जब हम समाज की बात करते हैं, तो समाज की जो सोच का निर्माण होता है वो 40-50 साल 100 साल का एक परिणाम होता है, कोई 2 साल 4 साल की चीज नहीं होती है।
तो जो 100 साल का परिणाम होता है, अगर उस संदर्भ में हम देखें तो हरित क्रांति प्रदेश में कारण बताइए कि लिंग अनुपात कम क्यों है। यानी कि सिंपल वे में अगर देखें तो कृषि एक कारण है, यानी कि अर्थव्यवस्था का समाज की सोच पे एक बड़ा प्रभाव है। सिंपल सी बात है। अब अगर इसी तरह से यहीं पे तर्क आता है, जैसे मैं बार बार बोलता हूं कि हिंदी मीडियम के बच्चे यकीन मानो ज्यादा स्मार्ट होते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से वो सवाल हम पूछते हैं तो उसको बहुत समझाने के बाद ही, जब तक समझाते नहीं तब तक वो नहीं आता उस पे। उसको भी सबसे पहले 4 बीवी नजर आती है, उसको भी अल्लाह की देन नजर आती है। भैया अल्लाह की देन तो है ही, सब लोग मानते हैं कि बच्चा ऊपर वाले की ही देन है। अब उसको जो मानिए आप, जो बोलिए आप। जब तर्क में आते हैं तो हिंदी मीडियम वाले ज्यादा अच्छे होते हैं, जब उसको खोल दिया जाए, उनको अवसर दिया जाए। अगर तुमको हम डांट दें ना, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो जाएगा, तुम बोल नहीं पाओगे। इंग्लिश मीडियम वालों को डांट भी दें तो वो बोल लेगा थोड़ा सा, उसका कॉन्फिडेंस लो नहीं होगा। सिर्फ इतना अंतर है, उस चीज को ऊपर उठाओ। इसलिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो होता है डांटने पे कि जब तुम्हारे पास तथ्य रहता है तो तुम बहुत ऊंची आवाज में बोलते हो। इसका समझ रहे हो कि नहीं? तो जब तुम ये समझोगे कि जैसे मान लो कि एक छोटा सा एग्जांपल, मानव जो साइकोलॉजी होती है, कि हम अगर जा रहे हैं, हम इसके पास से गुजरे तो बोले अरे हम तो 3 इंच लंबे हैं इससे। खुश होके 4 मीटर गए, एक आदमी मिला जो हमसे 4 इंच लंबा हुआ, तो हम झुक गए वहां पे। अगर हमने यहां पे अपनी सोच को नहीं रखा होता कि हम 3 इंच लंबे हैं, तो वहां पे भी मेरी सोच 3 इंच छोटे की नहीं आती। समझ रहे हैं? तो जब आपके पास तर्क हो, जब आपके पास तथ्य हो, जब आप पॉजिटिव एस्पेक्ट पे हो, जब आप अपनी फील्ड पे खेल रहे हो, तो भी आप संयम बनाए रखें। वहीं से शुरुआत होगी कि जब आपको दूसरे की फील्ड पे खेलना पड़ेगा और एक डिस्टॉर्टेड या ऐसी फील्ड पे जो आपके अनुकूल नहीं है, तब भी आप संयम बनाए रखेंगे। और जब संयम बनाए रखेंगे तो आपके अंदर कुतर्क नहीं निकलेगा, आप गुस्सा नहीं होंगे। आप अपनी तार्किक, गुस्सा जब हुए होते तो तार्किक क्षमता क्या हो जाता है? गुस्सा कोई जरूरी नहीं कि बोल के किया जाए, अंदर में भी बहुत गुस्सा आता है। तो जब फ्रस्ट्रेट होते हैं आप, तो आपकी तार्किक क्षमता घट जाती है। तो उस चीज को ध्यान देना है आपको कि कृषि एक क्या है। अब देखो, हम कितनी सारी चीजें, ज्योग्राफी के एक सिलेबस को अगर हम उठाएं तो एक चीज पढ़ने के साथ कम से कम 25 चीज को आप टच कर सकते हैं। हो सकता है पूर्ण तरह से वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक तैयार ना हो, लेकिन उसको आप टच जरूर कर देंगे अगर आप दिमाग में लेटरल थिंकिंग लेके जा रहे हैं। तो कृषि क्या हुआ? कृषि एक कारण है कि, यानी कि हम कह सकते हैं कि सामान्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्रों में रूढ़िवादिता, जो पैट्रियार्की होती है वो, लिंगानुपात, औरतों की स्थिति अपेक्षाकृत खराब रहती है, कह सकते हैं हम आराम से। अब इसका कारण क्या है? वही भौतिक, कि फिजिकल लेबर, जैसे तुम बता रहे थे, जहां पे भी फिजिकल लेबर की आवश्यकता होगी वहां पे औरतों की स्थिति अपेक्षाकृत खराब होगी। इसका सीधा संबंध क्या है? अर्थव्यवस्था से। यानी कि मानव को अगर समस्या और समाधान, समस्या भी देखें तो अर्थव्यवस्था में नजर आएगी, समाधान भी देखें तो अर्थव्यवस्था में नजर आएगी, चाहे वो आपके फैमिली की प्रॉब्लम हो या इंटरनेशनल समस्याएं हो। आप कहीं भी चले जाओ, उसका आरंभ अर्थव्यवस्था से होगा, अंत भी अर्थव्यवस्था से होगा। कुछ चीजें तर्क संगत या कुछ ऊपरी चीजें दिखेंगे, लेकिन अंदर में वही होगा। आपकी बेटी, जैसे हरियाणा के किसी बंदे की बेटी अगर IAS बन जाए, उसकी औकात होगी अपनी बेटी को दूर नजर से देखने का? या समाज को आसपास की होगी औकात? क्यों होगी? नहीं होगी, क्योंकि इकोनॉमिकली वो सेल्फ डिपेंडेंट है, वो 10 को संभाल सकती है। जैसे ही अर्थव्यवस्था में आपका कंट्रीब्यूशन जीरो या लो हुआ, आपकी शक्ति खत्म हो गई। आपको कोई
आइडियल नहीं मानेगा, चाहे वो जेंडर बेसिस हो, रीजन बेसिस हो, रिलीजन बेसिस हो, कंट्री बेसिस हो। आज से 10 साल पहले तक अमेरिका का झंडा लोग चड्डी में लगा के घूम के फख्र करते थे। भारत में भी अगर देखेंगे आज भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अमेरिका की बहुत सारी चीजों को मतलब फख्र करते हैं। बड़ा अच्छा पिज्जा खा करके बहुत सारे लोग ऐसे चलते हैं कि मतलब हम समाज में कोई स्थान रखते हैं जो कि हम पिज्जा खाने की कैपेसिटी। क्यों खाते हैं आप पिज्जा? यकीन मानिए तो पिज्जा आप या बर्गर मैकडोनल्ड का क्यों खाते हैं? क्योंकि वो सोशल स्टेटस बना हुआ है। सोशल स्टेटस क्यों बना हुआ है? क्योंकि जो उसको बनाता है वो देश आर्थिक रूप से संपन्न है, तो हम उसको आइडियल मानते हैं। आज की डेट में आप अपने अगर पिताजी से पूछिएगा तो उन्होंने नूडल्स का और मोमोज का नाम नहीं सुना होगा। आज की डेट में आ गया ना, ऑलमोस्ट हर जगह मिलेगा। माय गॉड, मोमोज बहुत अच्छा लगता है। चूंकि चाइना अर्थव्यवस्था में ऊपर उठ रहा है तो उसकी संस्कृति भी आपके अंदर आ रही है। कोई बड़ी बात नहीं है कि 30 साल के बाद आपको सांप, बिच्छू, बेंग सब अच्छा लगे जब अफ्रीका ऊपर आ जाएगा। वहीं से अब मतलब यहां से आप कहां तक जा रहे हैं? आप अगर मुझे आज मैं बीमार पड़ गया, तबीयत खराब हो गई, मुझे खेत पे अपना मजदूर काम कर रहा है उसको देखने जाना है, मैं नहीं जा पा रहा हूं। मेरा एक 10 साल 12 साल का बेटा है और एक 15-17 साल की बेटी है, हम किसको भेजेंगे? क्यों भेजेंगे? ये मेरे कारण नहीं है, समाज के कारण है। ठीक है, हम 17 साल की बेटी को अगर सपोज कीजिए मार्केट भेजना चाह रहे हैं तो हम 12 साल के बेटे को बोलेंगे साथ जाओ, दीदी का ध्यान रखना। जबकि दीदी उससे 10 टाइम्स ऊपर टैलेंटेड होगी, 10 टाइम्स अवेयर होगी, 10 टाइम्स स्मार्ट होगी, लेकिन हम क्या बोल के भेजते हैं वो मानसिकता को दर्शाता है हमारी, और उसका परिणाम है। जब वुमेन एम्पावरमेंट पे आप लिखते हैं और इस चीज का जिक्र नहीं करते हैं तो आपका आंसर इनकम्प्लीट है। हम अपने 10 साल के बेटे को देते हैं कि तुम अपनी 17 साल की बहन का ध्यान रखना। अब सोचिए वो कितनी ह्यूमिलेटेड फील करेगी। उसको शायद पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि बचपन से उसकी आदत बन गई है नहीं कि भाई 10 साल के भाई को मुझे भेजा जा रहा है, तुम इसका ध्यान रखना, कोई मुसीबत आएगी तो उसका छोड़ो, मुझे इसका ध्यान रखना पड़ेगा। हम भाग भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो मेरे बराबर भाग नहीं सकता है, तो उसको आप एक मुसीबत साथ लगा करके ये बोलते हैं कि तुम उसका ध्यान रखना। राइट, ये जो साइकोलॉजी है ये अर्थव्यवस्था से उभर के आती है और वो ह्यूमिलिएशन का कारण बनती है। अब भाई अगर मजाक में ही सही बोलेगा तेरी कोई औकात नहीं है, दीदी चल मेरे साथ, चल मेरे साथ आ, जरा सा इधर तो बोले पापा को बोल दूंगा कि तुम 5 मिनट उधर थी। समझ रहे हो कितना ह्यूमिलिएटेड फील करेगी और कितना सबऑर्डिनेटेड रहेगी। अब जब एक बच्चा अपनी बड़ी बहन की इज्जत नहीं किया है तो क्या उससे उम्मीद की जा सकती है कि वो दुनिया के किसी और लड़की की इज्जत करे? नहीं करेगा, वो सोच आती है। विश्व स्तर पे अब हम जाते हैं इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के। आप विश्व स्तर पे जाइए, विश्व में जो भी देश प्राथमिक गतिविधियों से अपनी अधिकतर अर्थव्यवस्था को लेता है या अर्थव्यवस्था जो आर्थिक स्थिति है वो आती है, वो रूढ़िवादी होगा, वो बैकवर्ड लुकिंग होगा, वो रिलीजियसली कंजर्वेटिव होगा, वुमेन का स्टेटस वहां पे बहुत बुरा होगा। आप विश्व स्तर पे ले लीजिए, आप कहीं भी पश्चिमी एशिया का नाम लिया, पश्चिमी एशिया बिल्कुल हरित क्रांति प्रदेश के सांस्कृतिक और सामाजिक रूप में एकदम सिमिलर मिलेगा। कोई भी डेटा उठा लो, पढ़े लिखे लोगों जाओ इंटरनेट पे डेटा उठाओ, सब सिमिलर मिलेगा। थोड़ी बेहतर कुछ मामलों में यहां पे हालत इसलिए है कि ये भारत के संविधान से गवर्न हो रहा है, वहां पे उसका थ्रू आउट वही संविधान है। कुछ मामलों में ये और भी बुरा है, जैसे खाप पंचायत के साथ लड़कियों को मार देना, मर्डर कर देना, अपना भाई मार देता है, शायद वो थोड़ा वहां पे कम है। रेप थोड़ा यहां पे ज्यादा होगा, थोड़ा वहां पे कम होगा, या उस तरह की चीजें शायद सामने नहीं आती एंड ऑल दैट। लेकिन आप सांस्कृतिक और सामाजिक स्तर पे दोनों को देखेंगे तो एक सामंजस्य पाएंगे। कारण अर्थव्यवस्था, क्योंकि वहां क्या होता है, तेल आता है, यहां क्या है, कृषि है। दोनों किसका दिया हुआ है? भगवान का। दोनों को भगवान को मानना ही पड़ेगा।
हमारा खेत लहलहाता हुआ धान का खेत है, अभी जस्ट उसके बाद कटने ही वाला है, 10 दिन के बाद कटेगा। हम बहुत खुश हैं कि इस बार की फसल जबरदस्त है, आराम से आएगा। अचानक हम देख रहे हैं कि तड़ित झंझा आ रहा है, थंडरस्टॉर्म्स आ रहा है। हम क्या करेंगे? भागेंगे मस्जिद की तरफ, मंदिर की तरफ, या तो घंटा बजाएं या अजान दें? क्योंकि तड़ित झंझा मानव की स्थिति की बात तो है नहीं, उसको कोई रोक सकता है तो ऊपर वाला ही है। तो हम क्यों ना भगवान को याद करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, जाके पंडित जी को देंगे पैसा कुछ। पंडित जी बर्बाद हो जाएंगे हम, कुछ लगाइए अपना एंटीना उनके साथ। पंडित जी लगाएंगे, पैसा भी ले लेंगे पहले ही, दक्षिणा उधर है, दान पेटी उधर है, आपने दे दिया, नहीं बरसा तो देखा, मैंने बोला था ना तुमको। तो आप कल जो है एक वो कर देना, कुछ भी अपना मतलब 5 पंडित जी को खिला देना एंड ऑल दैट, या 10 लोगों गरीबों को खिला देना, या 4 बार और नमाज पढ़ देना, 4 कुरान दान कर देना यहाँ पे मस्जिद में एंड ऑल दैट। अगर गिर गया, चूंकि सच्चाई है कि न पंडित के बस की बात है न मौलवी के बस की बात है ये, लेकिन फिर भी तड़ित झंझा से अगर ओले पड़ गए, धान की फसल बर्बाद हो गई। हाँ एग्जैक्टली, पक्के ब्राह्मण हो तुम, इसका मतलब। मुल्ला बोलेगा मैंने बोला था ना तुमको, पिछले साल से तुम नमाज पढ़ना कम कर दियो। मतलब सारे उसका क्षेत्र का ओले पड़े, सब कुछ खराब हुआ। कारण क्या था? मेरा नमाज हम शायद 2-3 मिस कर गए थे, या हम नहीं आते थे, या कुछ भी जोड़ देंगे। मानव की किसी भी इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती ही हैं, राइट। अब उस कमियों को निकाल देगा, बोलेगा इस कारण हो गया आपको, आप अपने आप को कोसते रहिए। तो अगली बार क्या करेंगे आप? गेहूं बोते ही, धान बोते ही पहले से ही भगवान पे चढ़ावा, मस्जिद में दान पेटी भरी रहनी चाहिए। तो उसके तो धंधे मजे से चल रहे हैं, तो वो क्या चाहेगा कि और तड़ित झंझा आए, राइट। तो जो अर्थव्यवस्था, अब तेल मिला अरब वालों को, तेल किसने दिया भाई? ऐसे ही नहीं दिया ना भाई, तो उसी को देखेगा ना ज्यादा, तो कंजर्वेटिज्म होगा ही होगा। तेल निकालने के लिए मेल डोमिनेटेड एक्टिविटी है। औरतों का क्या काम तेल को कुआं बनाने में या तेल निकालने में, इतना गंदा होकर के। औरतें मतलब खूबसूरती, तेल में जाइएगा निकालने के लिए, खूबसूरती खत्म तो आप औरत रही नहीं, तो बाहर निकलिए। आप बाहर निकलिए तो घर बैठिए, घर बैठिए तो आप इंडिपेंडेंट नहीं है, पूरी मेल पे डिपेंडेंट है। 8 साल का बेटा, 10 साल 20 साल की बेटी, डिस्क्रिमिनेशन शुरू, घर से ही शुरू, अंत तक रहेगा वो। तो एक अर्थव्यवस्था से समाज की सोच का निर्माण होता है। जब हम इसको समझेंगे तो हमारा डिस्कोर्स एक इंटेलेक्चुअल होगा। जब हम बात करेंगे तो उस पर एक तर्क संगत बात आएगी। फिर जब आप बात करेंगे कि नहीं, हरियाणवी होने से हम कोई अशेम्ड नहीं है, लेकिन तर्क देना पड़ेगा कि क्यों हमारी जो अर्थव्यवस्था है या हमारा जो समाज है, जो हमारी भुआ करती है, उसका एक परिणाम है। और धीरे धीरे इस वजह से तुमने बताया, बात की चीज बहुत अच्छी बताई तुमने, कि जिस तरह से इम्प्रूवमेंट हो रहा है, या खाप पंचायत में कमी आ रही है, लोगों में एजुकेशन हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ रहा है, इवन लिंग अनुपात में काफी बेहतरी हो रही है। अगर आप डेटा देखेंगे तो हाईएस्ट इंक्रीज उन्हीं दोनों स्टेट में है। इसका मतलब है चीजें सुधर रही हैं। तो जब हम तर्क पे, क्यों सुधर रही हैं? क्योंकि एग्रीकल्चर मैकेनाइज्ड हो रहा है। मैकेनाइज्ड होने से लोग दूसरे फील्ड में जा रहे हैं, और जब दूसरे फील्ड में जा रहे हैं, तुम भी हरियाणा ये भी हरियाणा, दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं। तो इसको कल को जाएगा, हो सकता है तुम निकल जाओ, ये अगले साल निकले, तो ये तो बोलेगा कि नहीं लड़कियां हरियाणा की बड़ी अच्छी होती हैं, ये लोग जबरदस्ती बेवकूफ बनाए हुए हम लोगों को। समझ रहे हो कि नहीं? तो जब कंपैरिजन में आएंगे, जब आप उस तर्क में आएंगे, जब आप कंप्यूटर इंजीनियर बनोगे, हम भी कंप्यूटर इंजीनियर रहेंगे। सपोज करो कि साउथ इंडिया में क्यों बेहतर है, यहाँ पे आप एक घर में बर्तन खाना बनाना के अलावा आपने कुछ नहीं सीखा है। आप ससुराल गए, वो भी जरूरत नहीं है आपको, इसलिए कि वो लैंडलॉर्ड है, उसके पास 4 नौकरानी है खाना बनाने के लिए। आपके पास काम क्या है? किसी लड़की के पास पंजाब हरियाणा या जो मतलब जो भी इस तरह का प्राथमिक संपन्न है, तेल बेच करके या जो भी कर लीजिए, उसके पास काम क्या है? हमारे पास तो 5 नौकरानियां हैं, तो मेरी बीवी को खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मेरी बीवी तेल के कुएं पे या खेत पे जा नहीं सकती है, तो बच क्या काम? सासू माँ से बात नहीं कर सकती है कि सास भी कभी बहुत ही वाला चक्कर रहेगा हमेशा। बाकी कोई लोग हैं नहीं, देवर हस्बैंड एक बच जाता है मिला जुला के, जिससे वो फ्रीली थोड़ा बात कर सकती है। हस्बैंड सुबह से शाम तक खेत में रहेगा, खेत से जैसे ही आएगा बीवी बात करना चाहेगी, दिन भर कोई नहीं था भैया, मतलब बिल्कुल जबड़ा जाम हो गया है, तो कुछ बात कर ले, जैसे मुंह खोलेगे बोले चुप,
क्यों बोलेगा चुप? क्योंकि दिन भर यहां तुम बैठी रहती हो, मैं दिन भर थक के आता हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती, मतलब फिर मेरा दिमाग खाते हो यहां से। अब वो बेचारी जाए तो कहां जाए, उसके पास केवल एक आदमी है, तो वो सारा एनर्जी किसको खुश लगाने में लगा देती है? उसी एक आदमी को लगा देती है। दिन भर कोई काम नहीं है, हस्बैंड आया तो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो कितना ह्यूमिलेटेड होगी ये इमेजिन कीजिए। उसका जो ईगो होता है, सेल्फ स्टीम होता है, वो 0 लेवल पे होगा। अगर वो बंदा कभी भी ये कहता है कि नहीं तुम्हारे पेट में जो बच्चा है इसलिए गिरा दो क्योंकि वो बेबी गर्ल है, उसकी हिम्मत होगी अपने पति के खिलाफ जाने की? नहीं होगी, कभी नहीं होगी। तो फीमेल फर्टिसाइड ऑटोमेटिकली क्या होगा? हाई होगा, चूंकि वुमेन एम्पावर्ड नहीं है, चूंकि औरतें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का भाग नहीं है। औरतों के लिए क्या निर्णय होना चाहिए वो मर्द डिसाइड करते हैं, राइट? वो कहां जानी चाहिए, क्या पहनना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए, सारा का सारा क्या होता है? मर्द डिसाइड करता है। क्यों? क्योंकि अर्थव्यवस्था में उसकी 0 लेवल की अहमियत है। अब जो बंदा अपनी बीवी को इस हालत में देखेगा, एक बाप अपनी बेटी को नहीं देखना चाहेगा, इसलिए वो बेटियों को मार देता है। इसलिए फीमेल फर्टिसाइड रेट ज्यादा होता है। अब साउथ इंडिया में चले जाइए, अब लड़का है कंप्यूटर इंजीनियर, तो बेटी बोलेगी पापा हम भी कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि बेटी बन जाए, चूंकि हमने देखा है कि 10वीं तक वो ज्यादा पढ़ती है, वो बेहतर है इससे, तो दोनों कंप्यूटर इंजीनियर बना। अब मेरी बेटी की शादी अगर हम किसी से करते हैं, सपोज कीजिए, तो कंप्यूटर इंजीनियर होगा या थोड़ा और बेहतर होगा, ये भी इंजीनियर वो भी इंजीनियर। अब प्रेग्नेंट हुई, बोले कि नहीं हमें बेबी गर्ल नहीं चाहिए, तो लड़की बोलेगी क्यों? इतना तो डेफिनेटली बोलेगी क्यों नहीं चाहिए बेबी गर्ल, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो बोलेगा नहीं यार लड़कियों को। तो बोला अरे मैं भी तो लड़की हूं, तर्क बताओ। तो बोला नहीं आई डोंट वांट। बोला गेट लॉस्ट। अभी भी पुराना वाला इंतजार कर रहा है, निकलो यहां से। अब ये कॉन्फिडेंस कहां से आया उसको? इकोनॉमिक पावर से। तुम एक आईएएस ऑफिसर रहोगे, तुम शादी किए, तुम्हारी बीवी भी आईएएस रही या आईआरएस रही, कभी इतनी हिम्मत पड़ेगी? इनफैक्ट तुम खुद नहीं सोचोगे, तुम खुद भी इवॉल्व हो चुके होगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हारे अंदर रूढ़िवादिता नहीं गई है, शायद तुम्हारे पेरेंटल प्रेशर या जिसकी वजह से भी, लेकिन तुम भी उसको नहीं बोल पाओगे, क्योंकि उस दिन छोड़ देगी वो तुमको, क्योंकि बोलेगी सीधा सीधा कि मैंने तुम्हें एक अच्छा इंसान समझा था। बस ये सवाल और जवाब और डिवोर्स पेपर कल कोर्ट में। तो वहां पे समस्या आती है। आप अगर आप उसको तार्किक लहजे में ले जाएंगे तो आप बहुत सारी चीजों को कोरिलेट कर सकते हैं। आपको कभी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, आप कभी इमोशनल होकर किसी चीज को डीप रूटेड नहीं सोचेंगे। हम भी सोचते हैं कि बेहतर हो, हम भी सोचेंगे कि चीजें बेहतर हो, और जब आप इमोशनली फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे तो आप बेहतर सोच कभी ला ही नहीं पाएंगे। आप भी उस भीड़ के भाग हो जाएंगे, जो भीड़ बगैर सोचे समझे कुछ भी कर जाती है। एक मुल्ला के कान पे अल्लाह अकबर के नारे पे सब लाइन लग जाता है, जय श्री राम के नाम पे सब लाइन लग जाता है। उस भीड़ का आप भाग तभी नहीं होंगे जब आपको अपने तार्किक क्षमता को विकास किया है। और तार्किक क्षमता का विकास इंटेलेक्चुअल या वुड बी आईएएस ऑफिसर की पहली शर्त है, पहली पहचान है। आप जब इस तरह से लिखेंगे तो वो चीज कभी बुक में नहीं दी होगी। प्रश्न पूछता है कि ट्राइबल्स में लिंग अनुपात एससी एसटी की अपेक्षाकृत बेहतर होता है, कारण बताएं। उसका यहीं से जोड़ होगा। वहां की मात्र सत्तात्मक क्यों है? एग्जैक्टली वहीं पे। नायर कम्युनिटी को जानते होंगे। नायर केरला में एक मात्र मतलब मेन स्ट्रीम में एक कम्युनिटी है जो मैट्रियार्कल है, मात्र सत्तात्मक है। शायद तुम लोगों में से किसी को पता नहीं होगा कि वहां शादी होकर के लड़का लड़की के पास जाता है, लड़की के घर जाता है। ये तो पता होगा, इससे आगे की जो बात बता रहे हैं वो शायद किसी को अगर केरला से नहीं गए हो तो नहीं पता होगा कि अगर बीवी घर में है और उसने चप्पल अपना गेट के बाहर छोड़ रखा है तो हस्बैंड घर के अंदर नहीं जा सकता है। क्यों? कि इसका मतलब वो किसी और के साथ सो रही है। इमेजिन करो, अभी बुरा लग रहा होगा चूंकि हम लोग उस चीज को नहीं देखें। इमेजिन करो उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस कितना होगा। हम उसको क्या कहेंगे?
बस कैसा मर्द है, लेकिन सच्चाई है कि ये देखो कि वो कैसा मर्द है कि अपनी बीवी को फ्रीडम देता है वो। और जो भी अपना एक ये है, हमारी सोच अपनी हिसाब से हम सोचते हैं, वो अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन आप सोचिए कि अगर आप एक मर्द जो है अगर 25 बीवी रख लिया तो बड़े शाबाश काइंड ऑफ थिंग। वही एक औरत अगर 25 मर्द रख लिया तो तुरंत मुंह गिर जाता है ना, चेहरा गिर जाता है, हमारे अंदर से उल्टी होने लगती है कि माय गॉड कैसे। समस्या वहां पे है, समस्या हमारी सोच में है। हमारी सोच का आधार अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था का आधार भूगोल है। कोरिलेट कीजिए, समझिए इस चीज को, आपकी उत्पादकता आसमान पे रहेगी। ज्योग्राफी में जब हम पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं भू-आकृति और दूसरा है जलवायु। जो दो महत्वपूर्ण भाग है भूगोल का, ये दोनों है। भू-आकृति में जब हम जाते हैं तो पर्वत हुआ, मैदान हुआ, पठार हुआ। जैसे ही पर्वत सोचते हैं हम, कुछ अर्थव्यवस्था दिमाग में आती है कि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या होगा। हर जगह मिश्रण होगा, लेकिन मुख्य आधार क्या होगा। मैदानी क्षेत्र में मुख्य आधार क्या होगा, पर्वत पठारी क्षेत्र में मुख्य आधार क्या होगा। अब मुख्य आधार जब भूगोल अर्थव्यवस्था का निर्धारण करता है, इकोनॉमी का निर्धारण करता है, तो इससे कहीं ना कहीं इन दोनों सामूहिक कारणों से समाज का निर्धारण होता है, समाज की सोच का निर्धारण होता है। और वो समाज को जब हम उस तरह से देखेंगे तो हमको गिल्ट फीलिंग आएगी ही नहीं। भाई हम बिहार के हैं, एक बिहार मतलब तटीय क्षेत्र नहीं है, बिहार के हैं, आंतरिक भाग में है, तो अपॉर्चुनिटीज ऐसी नहीं मिली है, तो सामाजिक स्तर पे उस तरह से विकास थोड़ा रुक गया है, राइट। तो ऑब्वियसली आने वाले दिनों में क्षमता तो है ही, क्षमता तो देख ही रहो, जिस टीचर को देखो सब बिहारी निकलेगा राइट। तो क्षमता तो है ही, जितना आईएएस ऑफिसर देखो हर जगह तुमको ज्यादातर बिहारी में निकलेगा, यूपी वाला निकलेगा। अब समस्या ये है कि वैसी सोच क्यों है। बिहार को और तमिलनाडु को, अगर किसी तमिलियन से मिले होगे तुम लोग, तो बिहारी और तमिलियन में बहुत समानताएं आएंगी। दोनों ओवर रिएक्टिव होगा। एक एग्जाम्पल देते हैं। हम लोग 3-4 लोग थे, जिसमें हम लोग 2 बिहारी थे, एक कर्नाटका का था, एक केरला का था। जू में गए थे, 3:55 के आसपास पहुंचे थे। जू 4 बजे बंद होने वाला था, तो गार्ड ने रोक लिया कि नहीं सर नहीं जा सकते हैं अभी ऐसे। ये बहुत पहले स्टूडेंट लाइफ की बात है। तो कर्नाटका वाला और केरला वाला चलो, हमारे साथ जो एक बिहारी भाई साहब थे वो लड़ पड़े, कह रहे अभी तो 5 मिनट बाकी है। तो बोला सर जब तक जाइएगा 5 मिनट में क्या देखिएगा, जाने दो ना यार। 2-3 बार पहचानते नहीं हो क्या, और वो डीआईजी का बेटा था। मतलब देखो बेस अच्छा है उसका भी, पहचानते, लेकिन बिहारी आ गई। वो जो रिएक्टिव एटीट्यूड होता है, वो कभी सोचा है कि बिहारियों के अंदर क्यों आता है? बिहारीज क्यों होता है? कौन कौन बिहारी के लिए हाथ उठाए थे? ठीक ठाक थे नंबर्स में। क्यों आता है? जैसे अगर तुमको अनसिविलाइज्ड कहा जाए या बोल दिया कि भाई बिहारी की तरह क्यों करते हो जी, तो बुरा लग जाता है ना। क्यों लगता है बुरा? कभी सोचा है? कमतर पाते हैं। ढेर सियाना नहीं, तो गुजराती बोलता है, तो गुजराती जब गुजराती बोलता है तो वो शर्माता नहीं है। नहीं तो उसने ही समझ में था, हमारी मैथिली भी समझ में नहीं आती, हमारी भोजपुरी भी उसको समझ में नहीं आती, कौन सी बड़ी बात है। मराठी बोलता तुम समझ लेते हो, मराठी वाला तो कभी नहीं शर्माता है। तो जब बिहारी अगर बिहारी मैथिली बोलने लगता है या संस्कृत बोलने लगता है या संस्कृताइज हिंदी बोलने लगता है, तो उसको शर्म क्यों आती है? भले वो सब सामाजिक और भौगोलिक कारण से वो पिछड़ गया है, लेकिन इंटेलेक्चुअल लेवल में काफी ऊपर रहता है। और ये
बेसिकली एक रीजन है कि हम तुमको सिविलाइजेशन दिए और हमको तुम अनसिविलाइज्ड कह रहे हो, ये कारण है। पर्शियन में कोटेशन होता है, पेदरम सुल्तान बूथ। हमारे पिताजी राजा हुआ करते थे, तो जो राजा का खून होता है ना, उसके अंदर रजवाड़ा नहीं जाता है। तुम इंडिया के किसी चीज पे बोस्ट करते हो, किसी भी एक चीज को उठा लो जिस पे तुम भारतीय होने के लिए गर्व करते हो, वो तुमको दिया किसने है? किसी भी चीज को उठा लो, उन बिहारियों ने दिया है तुमको। एक चीज उठा लो जो बिहार से बाहर की हो, मुश्किल से मिलेगी तुमको। तो वो जो ब्लड है ना, वो जो फीलिंग है, चाहे हिंदुइज्म का कॉन्सेप्ट ले लो, जैनिज्म का ले लो, मोस्ट प्रोबेबली बुद्धिज्म का ले लो, आर्यभट्ट के ले लो, या जितनी भी एंशिएंट ग्लोरिफिकेशन तुम कर लो, जितनी भी चीज, चाणक्य ले लो, जितना भी तुम इमेजिन करो इंडिया को, जिससे जनरली हम भारतीय होने का गर्व करते हैं, वो बिहार से ही इमेनेट्स होता है, बिहार से ही आता है। तो वो जो ब्लड है ना, वो उसको रिएक्टिव बनाता है। वो जो चीजें हैं वही सेम तमिलनाडु में, अगर एंशिएंट इंडिया में पढ़ोगे तो दो कल्चर मेजरली फ्लॉरिश किया था, एक संगम लिटरेचर और एक पूरा बिहार या मगध वाला पूरा जो ईस्टर्न यूपी एंड बिहार का रीजन कहते हो। तो ये दोनों में सांस्कृतिक समानताएं पाई जाए। यदि हिंदी को कभी भी तुम देखोगे कि देशव्यापी भाषा की बात चलती है, तो सबसे ज्यादा विरोध कहां से आता है? तमिलनाडु से, क्योंकि उसको भी अपनी संस्कृति पे उतना ही नाज है। प्रॉब्लम यह है कि बिहारियों को इतना धुतकार आ गया है कि वो अब इस चीज को बोल नहीं पाता है, लेकिन उसके खून में वो चीज है तो रिएक्ट कर जाता है। तो जब हम एक सोच बनाते हैं, जब हम, अब ये होता है कि हमने एक सोच बनाई, एक ओपिनियन बनाया, एक स्ट्रक्चर्ड एस्पेक्ट किसी का हुआ, अब यहां तक तो ठीक है कि ये सोच लिया हमने कि बिहारियों को मतलब बिहारी कहा जाता है, या फॉर दैट मैटर नॉर्थ इंडिया वर्सेस साउथ इंडिया। जिस तरह से बिहारियों को बिहार के बाहर देखा जाता है, वैसे ही नॉर्थ इंडिया वालों को साउथ इंडियन देखता है। शायद आपको पता नहीं होगा, आपको बहुत नीची नजर से देखता है वो, क्योंकि आप घटिया हैं, सामाजिक स्तर पे आप घटिया हैं, तो आपको नीची नजर से देखता है। अब जब नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया मिलके बाहर जाइएगा तो इंडियंस को उसी छी की नजर से लोग देखता है, क्योंकि इंडिया का एक इंप्रेशन बना हुआ। अब तो ये एक तो तथ्यात्मक चीज है। अब इसका यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से अगर सोचें हम विस्तार रूप में, तो इसका परिणाम क्या है? तो परिणाम यह है कि जब महाराष्ट्र में आपका पॉकेट कटता है, तो आप अपने आप को दोषी मानते हुए आइंदा सतर्क रहने की चेतावनी देते हैं, और जब पटना में आपका पॉकेट कटता है तो आप अपने आप को बोलते हैं कि दोबारा बिहार नहीं आएंगे, क्योंकि बिहारी होते ही ऐसे हैं। अब इससे क्या होगा? पर्यटन की संभावना कम हो जाएगी। इसको हम एक रीजनल से समझा रहे हैं, आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी ले जाके इसको कोरिलेट कर सकते हैं। पर्यटन की संभावना घट गई, अर्थव्यवस्था, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और सामाजिक उत्थान। अर्थव्यवस्था पे तो जो प्रभाव है वो ऑब्वियस है, सभी लोग समझ सकते हैं। सामाजिक उत्थान क्या होता है कि जब आप इंटरेक्शन करते हैं, जब आपके यहां लोग आते हैं, आप जाते हैं, इस तरह से आदान प्रदान होता है, तो केवल अर्थव्यवस्था का आदान प्रदान नहीं होता है, बल्कि समाज और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। कुछ आप सीखते हैं, कुछ आप सिखाते भी हैं, और उस तरह से जो है संस्कृति का उत्थान होता है। बिहार या उस तरह के क्षेत्र जो हैं वो कहीं ना कहीं उस पर रुक गया है, वो एक लेवल तक पहुंच करके उसका उत्थान नहीं हो पाया है। जो बिहारीज अगर इंटेलेक्चुअल्स हैं भी, जो वेल एजुकेटेड हैं, वो ज्यादातर बिहार से बाहर निकल गए हैं। तो जो उनको बेनिफिट होना चाहिए ओवरऑल, वो नहीं हो पाया, वो वहीं रह गए। इसी तरह से आप भारत को देख सकते हैं। निर्भया कांड एक कांड नहीं है, एक ब्लॉट है, एक धब्बा है, और वो धब्बा आपको सिर्फ एक मानसिकता तो दिखाता ही दिखाता है, वो आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक छवि देता है, और उस छवि का दुष्परिणाम सालों तक भुगतना पड़ेगा आपको। सालों तक, हो सकता है आपकी जनरेशन्स को भुगतना पड़े। उस तरह के, जैसे गोवा में एक फॉरेनर्स का रेप किया गया था, या फॉर दैट मैटर हरियाणा या पंजाब में इस तरह की चीजें होती हैं, या बिहार में होती हैं, कहीं भी होती हैं। एक जगह होती है, अगर आप क्षेत्रीय स्तर पे देखेंगे तो वो एक क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखेंगे तो वो एक देश है।
समझ रहे हैं? तो जब हम इंटेलेक्चुअल लेवल पे कोरिलेट करते हैं तो हम कभी किसी क्षेत्र को बिलोंग नहीं करते हैं, हम कभी किसी धर्म को बिलोंग नहीं करते हैं, अनलेस अनटिल उस धर्म की बात हो या उस क्षेत्र की बात हो। अगर कोई भी न्यूट्रल डिस्कोर्स होता है या कोई भी ऐसा डिस्कशन होता है जिसमें वो इमीडिएट हमारे सॉरी आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं है, तो हम बेहतर है कि हम उन सब चीजों से ऊपर उठ के बात करें। हो सकता है जब हम अलग हों तो हम मस्जिद जाएं, आप मंदिर जाइए, आप गुरुद्वारा जाइए, डजंट मैटर, लेकिन जब हम साथ बैठे हों तो वो नहीं आना चाहिए हमारे अंदर। हम किसी इमीडिएट आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि पढ़ना लिखना हमारे ऊपर लानत है। उससे जब तक हम ऊपर उठ के तभी बात करेंगे। और इस तार्किक शक्ति को विकास करने के लिए हम पूरा जोर देने की जरूरत है। जहां पे आप अगर एक सिंपल सी बात है, जैसे भू आकृति की हमने बात किया, अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव है, भू आकृति पे प्रभाव है। लेट्स से सपोज हम जलवायु विज्ञान की बात करते हैं, हमने पढ़ा विश्व स्तर पे वर्षा का वितरण, समझ गए, पता है कि कहां पे वर्षा होगी कहां पे नहीं होगी। तो ये हो सकता है भूगोल के लिए या किसी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट के लिए एक इंफॉर्मेशन हो, आपके लिए 25 इंफॉर्मेशन है वो। यदि हम जानते हैं कि वर्षा का वितरण किस प्रकार है, इसी क्लासरूम में वहां ज्यादा है या मध्यम है, यहाँ पे कम है या बहुत कम है, तो हम वन के प्रकार आराम से इमेजिन कर सकते हैं। वर्षा का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमको हल्का सा 10 मिनट का डिस्कशन करना पड़ेगा कि वर्षा का या जल की अधिक और कमी का मृदा पे क्या प्रभाव होता है। आराम से उसको हम समझ जाएंगे किस प्रकार की मृदा होगी। फसल, किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार की फसल होगी, हम सीधा सीधा एटलीस्ट एक इमेजिनेशन तो कर सकते हैं ना। ठीक है, एग्जैक्ट हम शायद ना पहुंच पाए, उसके लिए हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपको फसल बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा या कुछ और चीज वन बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन एक आइडिया तो हम लगा सकते हैं। अच्छा माय गॉड, यहां वर्षा हो रही, इसका मतलब है वन सालों भर वर्षा हो रही है, सदाबहार वन। अच्छा सीजनल हो रही है, मतलब पतझड़। इतना तो हम कोरिलेट कर सकते हैं ना। अब जब उसमें हम आगे जाएंगे, उसी को हम आगे बढ़ाएं, सपोज कीजिए, तो जल संसाधन कोई बड़ी बात है वहां पे देखना। वर्षा की मात्रा अधिक है तो सतही जल तो डेफिनेटली ज्यादा होगा। अब अंतः सतही जल, ग्राउंड वाटर की बात करें तो ग्राउंड वाटर में थोड़ा सा भूमिका आ जाएगी चट्टानों के प्रकार की। यदि कठोर चट्टान है तो रिसाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यदि रिसाव कम हो जाएगा तो ग्राउंड वाटर रिसोर्स कम होगा। अब अगर हम बात करें अपने यहां की प्रायद्वीपीय पठार और मैदानी क्षेत्र में अंतः सतही जल कहां पे बेहतर होगा, ऑब्वियसली मैदानी क्षेत्र में होगा। चूंकि अब सादी चट्टान है तो रिसाव ज्यादा होगा। तो जल संसाधन के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता सचमुच अगर देखें तो नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप फिगरेटिव होना चाहेंगे कि हमारे यहां वर्षा की कुल मात्रा 117 सेंटीमीटर है। ठीक है, प्रति इकाई जल की आपूर्ति इस प्रकार है, जो 50 के दशक में ये थी और अब के दशक में ये है, और चूंकि दोनों में अंतर काफी कम हो रहा है इसलिए जल संकट की संभावना है। बाकी जल संसाधन के वितरण को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर ये पूछ दे कि या एक स्टेटमेंट बना दे कि प्रायद्वीपीय पठार में, सिंचाई की हम बात कर रहे हैं, अब सिंचाई के प्रकार की बात, तो यदि प्रायद्वीपीय पठार में हम बात करें तो वहां पे नलकूप और कुएं से सिंचाई अपेक्षाकृत काफी कम होगी। कोई बड़ी बात है? इतनी उम्र तो आप लोगों की है कि इजीली कोरिलेट कर सकें, राइट? कि जब नलकूप और कुएं की जहां पे व्यवस्था कहां पे होगी, जहां पे ग्राउंड वाटर बेहतर होगा। जिस क्षेत्र में ग्राउंड वाटर ही बेहतर नहीं होगा उस क्षेत्र में नलकूप और कुएं नहीं होंगे। या तो सतही जल में नहर ले जाइए, नहर सिंचाई होगी, या तालाब से सिंचाई होगी। कोई बड़ी बात नहीं। फसल के प्रकार की बात कीजिए, एक एटलस देखिए, मैप देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जब आप उस तरह से कोरिलेट करते हैं तो यूपीएससी का जो एक्चुअल प्रिपरेशन होता है केवल इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बल्कि ये उत्पादक भी हो जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। हो सकता है कि आप दिन भर पढ़ाई कर लें और आपको लगेगा कि मतलब माय गॉड बहुत मजा आ रहा है,
क्योंकि सच्चाई एक नई चीज, आपको हर चीज हर तरफ से नई चीज देखने को मिले। तो जब आप फिर दोबारा सिंचाई पे जाते हैं, तो सिंचाई क्या है, ऑलरेडी आपके दिमाग में सिंचाई का आपने एक बना रखा है कुछ ना कुछ इमेज, ठीक ठाक उस पर सोच रखा है। तो जब सिंचाई जाएंगे तो आपको लगेगा कि यस, हाँ इतना तो हमने पढ़ ही रखा है, अच्छा अच्छा गुड, ये नया पॉइंट है। कभी भी अगर देखें तो पढ़ने की जो तरीका होता है हमारे यहाँ बहुत ट्रेडिशनल होता है, बहुत रूढ़िवादी है। कई बार एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करो तो दुनिया की सब चीजें याद आती रहती हैं सिवाय किताब के। मम्मी, नानी, दादी, एक्स गर्लफ्रेंड, प्रेजेंट गर्लफ्रेंड, वुड बी गर्लफ्रेंड, मतलब सबको याद आएगा, लेकिन किताब के लाइन में जैसे आपने शुरू किया अक्सर होता है। और तुम देखो वहां पे कहां पे कमियां हैं बच्चों के अंदर, जिसको हम आराम से इग्नोर करके चलते हैं, जो कि मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट है और आपकी क्षमता को 10% लेवल पे ले आया है, फिर भी हम उस पर सोचते नहीं हैं। समस्या वहां पे आती है जब हम पढ़ना शुरू करते हैं एनसीईआरटी। पढ़े मतलब अकबर की इकोनॉमिक पॉलिसी, अब अर्थव्यवस्था अकबर के दौर में ये थी, वहां पे इतने थे वो थे, अच्छा पापा का भी इस बार सैलरी बढ़ गया है, हमारे घर की भी अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई है। माय गॉड, कल देखा था रिबॉक में सेल लगा हुआ था और वो लाल वाला जो लेस वाला शू था जबरदस्त था, 60% डिस्काउंट, लेकिन 40% भी लेके 2600 रुपया होता है। मेरे पास पैसे कहाँ हैं, और पता है पापा को अगर बोलेंगे तो वो भगा ही लेंगे, बुला ही देंगे। मम्मी को पटाएंगे पक्का, मतलब हमको लगता है कि 2600 रुपया वो डेफिनेटली दे देंगी, और उसके बाद जो है कोशिश करेंगे, हम पता है मान जाएगी मम्मी, मंगवा लेंगे पैसा, और वो शू तो मुझे लेना ही है। लेकिन शू लेने के बाद फिर पापा पूछेंगे पढ़ाई, पढ़ाई के बाद फिर अकबर की आर्थिक नीति। अक्सर ऐसा होता है। कभी आपने सोचा है कि क्यों ऐसा होता है? प्रॉब्लम क्या है कि हम जब दोस्तों से बात करते हैं तो वो भी यही बात बताता है कि हाँ यार हम भी पढ़ रहे थे, ऐसा ही हुआ, अच्छा सबके साथ होता, चलो कोई बात, ये मानव, हाँ मतलब मानवीय ये प्रक्रम के रूप में हम इसको एक्सेप्ट करके चल पड़ते हैं। जब एनसीईआरटी पढ़ने लगती हैं, कोई भी इस तरह की टेक्स्ट बुक पढ़ने लगते हैं, मम्मी बुलाती है, मतलब नॉवेल कितने लोग पढ़ते हो रेगुलर? एक कमी ये भी है हिंदी माध्यम में, एक कमी ये भी है कि आपके जो पढ़ने की आदत होती है वो कम होती है, और उसका कारण भी हम अच्छी तरह से बता सकते हैं। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि जो इंग्लिश मीडियम का मतलब है रिलेटिवली वेल ऑफ फैमिली से आता है, विदाउट एनी डाउट। वेल ऑफ फैमिली का मतलब है 2 बच्चे, और सिर्फ 2 बच्चे ही नहीं, मोहल्ले वाले में भी कोई नहीं, तो उनके पास कोई काम नहीं रहता है। हम लोग जब पले थे तो 300-400 बच्चे आसपास में होते थे। अब अगर तुम कबड्डी खेलना चाहो तो भीड़ लग गई, क्रिकेट खेलना चाहो भीड़ लग गई, फुटबॉल खेलना चाहो एक टीम में 36 लोग हैं, क्रिकेट खेलना चाहो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कुछ भी, बैडमिंटन वगैरह तो खैर बड़ी लग्जरी चीज थी, गिल्ली डंडा खेलना चाहो, दौड़ना चाहो, मतलब भीड़ पड़ी हुई है, गप्पे लगाना चाहो दिन भर फ्री हो। अब मान लो कि हम 2 ही भाई बहन हैं, आसपास के लोगों से मम्मी ने मना कर रखा कि दोनों जॉब में जा रहे हैं, अब घर में बैठे वो भाई बहन कितना लड़ाई करेंगे? तो या तो टीवी देखो या किताब पढ़ो, तो पढ़ने की आदत वहां से लगती है। पढ़ने की आदत चूंकि हम लोगों को है नहीं, जिस बैकग्राउंड से आप आते हैं या आप आते हैं, पढ़ने की आदत नहीं, अब इसको कैसे विकास किया जाए? क्योंकि यहां तो पढ़ना आवश्यक है, तरीका यही है। अगर नॉवेल पढ़ेंगे, नॉवेल और टेक्स्ट बुक एनसीईआरटी में क्या अंतर होता है? नॉवेल में मजा आता है, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है। नो आई एम सीरियस, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये सोच वही है जो हमने बताया कि एक इमेज बना रखे हैं। नॉवेल में मजा आता है, एनसीईआरटी में मजा नहीं आता है। अब मैं बताता हूं नॉवेल क्या होता है। ज्यादातर 2 तरह के नॉवेल होते हैं, एडवेंचरस होते हैं या रोमांटिक नॉवेल होते हैं। 95% लोग जो है रोमांटिक नॉवेल पढ़ते हैं, 5% एडवेंचरस, या 95% में कुछ कुछ सेकंड प्रेफरेंस हो सकता है एडवेंचरस, लेकिन ज्यादातर रोमांटिक। रोमांटिक क्या होता है? 2 लड़का 1 लड़की, 2 लड़की 1 लड़का, पूरी 300 पेज का आपको वही बना देता है जो दिमाग पे लिखा हुआ है पेशानी पे हमारे, और राइटर आपको बनाता है। आप पढ़ने लगते हैं तो 4-5-10 कैरेक्टर होता है उसमें, जो सबसे अच्छा कैरेक्टर होता है वो आप होते हैं।
जो सबसे बुरा कैरेक्टर होता है वो आपका विलेन कोई होगा, दोस्त बदतमीज टाइप का, उसको आपको अच्छा ये उस टाइप से है। एक एक्स कैरेक्टर होता है जो बहुत बढ़िया और खूबसूरत लड़की होती है, वो आपकी तमन्ना होती है वाइफ की, राइट। तो आप क्या होते हैं, एक जीवन जी रहे होते हैं, एक जीवन जी रहे होते हैं, उसमें आप एक कैरेक्टर को देखते हैं कि ये वाला जो है ना ये पक्का मर जाएगा और इसको वो मारेगा, करते रहते हैं ये सब। जब वो एक्चुअली 5वें पेज 6ठे पेज में मर जाता है, यस मैं तो आज का आइंस्टीन हूं, पापा ने मौका नहीं दिया वरना मैं तो बड़ा साइंटिस्ट बन जाता, राइट। सोच आपकी उछल जाती है। अगर वो नहीं मरा, कोई नया ट्विस्ट मिल गया, माय गॉड ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, अच्छा ये भी दिशा हो सकती है। आप इस तरह से नॉवेल में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, इतना एंगेज हो जाते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता, आप 300 पेज खत्म करके तैयार हो जाते हैं। एनसीईआरटी जब पढ़ना शुरू करते हैं तो आप कुछ भी कोरिलेट नहीं करते हैं, कुछ भी इस तरह से। आपको वहां पे क्या है, आप एक रीडर नहीं है, आप एक राइटर है। नॉवेल जब पढ़ रहे हैं तो आप एक राइटर की तरह पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी जब पढ़ रहे हैं तो एक रीडर की तरह पढ़ रहे हैं। ये अंतर है मुख्य रूप से। मतलब क्या हुआ, राइट, कि एक रीडर और राइटर में क्या अंतर है, क्या होने वाला है ये हम सोचते हैं, और एनसीईआरटी में आगे कहानी क्या होने वाली है हमने शुरू किया पाइपलाइंस इन इंडिया, मैं शुरू हो गए। आप रुको, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों के लिए लिखी गई है, आप बूढ़े हो गए हो उस कंटेक्स्ट में, उसमें आपको फोर्स किया जा रहा है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। इस उम्र में आपको, जैसे एनसीईआरटी आप 7th क्लास की पढ़ रहे हैं, 7th क्लास का मतलब है 11 साल का बच्चा, 10 क्लास का मतलब है 14 साल का बच्चा। आप 20, 22, 25 पे ऐसी बुक पढ़ रहे हो जो 14 साल के बच्चे के लिए लिखी गई है। आप अपने 14 साल को याद करो और आज को याद करो, आसमान जमीन का बदलाव हुआ होगा इस 10 साल में, राइट। आप एक बच्चे से एक जवान के रूप में जो उत्थान होता है, जो इवोल्यूशन होता है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है, बहुत मैच्योरिटी आ जाती है। जैसे हम 8वीं क्लास में थे तो मुझे ये, मैं श्योर था 100%, मेरे फादर मैथमेटिक्स के टीचर, और मैं कह सकता हूं कि मेरे खून में, ब्लड में मैथमेटिक्स चलता है। मेरी सिस्टर भी मास्टर है मतलब मैथमेटिक्स, और जनरली लड़कियां मैथमेटिक्स में कमजोर होती हैं। 8वीं क्लास तक मैं ये श्योर था कि अपने फादर को मैंने अलजबरा सिखाया है, इसलिए कि उनका जो पूछने का अंदाज होता था, कोई भी सवाल तो इस तरह से पूछते थे कि अच्छा ये वाला सवाल कैसे हुआ, हमको समझ में नहीं आया। तो मैं बड़े फख्र से उनको ये देखे, जैसे स्टेप है, ये स्टेप है, ये स्टेप है, इसके बाद यहाँ तक पहुंचते हैं। ओह वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं समझता था कि मैं इनको अलजबरा सिखा रहा हूँ, राइट। तो आप जब बच्चे होते हैं तो आपका स्तर दूसरा होता है, जब मैच्योर होते हैं तो आपका स्तर दूसरा होता है। तो जो 14 साल के बच्चे के लिए किताब लिखी गई है वो आप 22 साल, 23 साल, 25 साल की उम्र में आप पढ़ रहे हैं, जबकि 22 साल, 23 साल की उम्र में आपको एक बुक लिखनी चाहिए उस बच्चे के लिए। तो ये रीडर और राइटर का जो अंतर है, ये अंतर आपकी बहुत ज्यादा बदलाव ले आता है। हम कभी भी जैसे चैप्टर खोलते हैं शुरू हो जाते हैं, मत शुरू हो, आज से चेंज करो, देखो कितना बदलाव नजर आएगा। हमने कोई भी चैप्टर सोचा तो ये पढ़ना है हमको, वो वाला पढ़ना शुरू किए, पढ़ने से पहले, उस चैप्टर को खोलने से पहले या उसके फर्स्ट लाइन में जाने से पहले 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जो भी आपकी सोच की क्षमता है, उस टॉपिक के संदर्भ में आप सोचिए कि अगर मैंने लिखा होता इस टॉपिक को तो क्या लिखा होता, क्या क्या लिखा होता। 5 मिनट सोचो, 10 मिनट सोचो। शुरुआत में दिक्कत होगी क्योंकि हम उसके यूज टू नहीं है। तो जब आप सोचोगे, मान लो सपोज करो कि आप कोई भी टॉपिक ले लो, पाइपलाइंस ले लेते हैं, कि जो पाइपलाइन होती है उससे, तो हम पाइपलाइन में क्या सोचेंगे कि पाइपलाइन क्या है। तो बताओ पाइपलाइन क्या है, परिवहन का एक माध्यम है। तो जैसे ही हम सोचेंगे कि परिवहन का एक माध्यम है तो हम ये भी सोचेंगे कि परिवहन के और कौन कौन से माध्यम है। तो सड़क है, अच्छा रेल भी है, रेल में भी पाइपलाइन वाला जो चीज भेजी जा सकती है, हाँ भेजी जा सकती है। जलमार्ग हुआ, वायु, लेकिन वायु उसका इससे कंपेयर हो सकता, मतलब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो हम जब सोच रहे हैं कि अच्छा वायु मार्ग क्या, वायु मार्ग लेकिन बड़ा इफिशियंट होता है यार, जल्दी पहुंचा देता है, तो वायु मार्ग, लेकिन तेल ले जाना और ये सब ले जाना वायु मार्ग से नहीं संभव नहीं। अच्छा इसके एडवांटेज क्या है, यही होगा किताब में, डिसएडवांटेजेस क्या है। भारत में पाइपलाइन का वितरण किया है, यकीन मानो सिवाय उस फैक्चुअल लास्ट वाले कंटेंट के कि भारत में पाइपलाइन का वितरण कहां कहां है, तुम हर एक चीज जानते हो। प्रॉब्लम है कि हम वो सोच के बैठे रहते हैं कि हम बनारस भी आते हैं तो बोलते हैं गांव से आए हुए हैं। ये सोच है हमारी, जिसको बदलना है, जिसको ऊपर उठाना है। कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करने बैठ गए, बेटा ऐसा है कि तुमसे 10 गुना टैलेंटेड कोई बच्चा बनारस की खेत में कहीं पे ये कर रहा होगा, उसको अपने आप को देखो, पॉजिटिव साइड देखो, ना कि नेगेटिव साइड देखो। उस पॉजिटिव साइड को देखोगे